राइट सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, पिपाड़ सिटी, राजस्थान। आपसे आज जिस विषय पर बात करने जा रही हूँ, वो एक रेशा है, एक फाइबर है, जिसे कि हम एनिमल फाइबर के वर्ग में डालते हैं, सम्मिलित करते हैं। ये एनिमल फाइबर भी है और इसे प्रोटीन फाइबर भी कहते हैं। हिंदी में इसे प्राणिज रेशा कहते हैं और इस रेशे का नाम जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, उसे रेशम कहा जाता है। रेशम का जो रेशा है वो अपने अलौकिक चमक, दृढ़ता, मजबूती, अच्छी प्रत्यास्थता और कई सारे विलक्षण गुणों से भरपूर है और इसीलिए ये जो रेशा है इसे क्वीन ऑफ ऑल फैब्रिक्स यानी सभी वस्त्रों की रानी कहा जाता है। जितने भी रेशे जो प्राणिज रेशे हैं, चाहे वो नेचुरल फाइबर्स हैं, चाहे वो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, उनमें से सबसे सुंदर रेशा जो है, वो रेशम का रेशा रेशा माना जाता है। ये जो रेशम का रेशा है, ये रेशा जो है ये हमें रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है और ये जो कीड़ा है इसे मलबरी लीव्स जो होती हैं, यानी जो शहतूत की पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों पर इनको फीड कराया जाता है और उसके बाद में इसमें से जो वो लार निकलती है वो रेशे के रूप में होती है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके इतिहास की, कि इसका जो प्रोडक्शन है या इसका जो उत्पादन है वो कहाँ से शुरू हुआ। तो ईसा पूर्व 2500 साल पहले ऐसा माना जाता है, एक दंत कथा जो है चीनी इसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें ये माना जाता है कि एक रानी जो है अपने बगीचे में पेड़ों के नीचे बैठी जो है चाइनीज़ लेडी थी, चाइनीज़ क्वीन जो थी उसका नाम शी लिंगची था। और वो जो है अपने कप में चाय पी रही थी, एक पेड़ के नीचे बैठे, तो अचानक उसके चाय के कप में एक गोल सा एक जो है ऑब्जेक्ट या कोई चीज़ उसके आके गिरी और चाय की जो गर्मी थी उसकी वज़ह से जब उसने उसको निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश की, तो उसमें से रेशा सा निकलने लगा। और यहीं से जो है रेशे की जो उत्पादन की कहानी जो है वो शुरू होती है और ऐसा माना जाता है कि ऐसे बहुत सारे जो कोकून्स जिसको जो कि एक्चुअली उसके चाय के कप में गिरा था, ऐसे बहुत सारे कोकून्स उस रानी ने इकट्ठे करके और उससे रेशा प्राप्त करके उसका वस्त्र बनाया और महाराजा को जो है उपहार दिया। तो लेकिन ये जो चीन में जो इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था, उत्पादन शुरू हुआ था, ये काफ़ी वर्षों तक चीन ने इसे सबसे छुपा के रखा और लेकिन इसकी कहीं से भनक जो है वो जापान को लगी और जापान जो है वो ने अपने तरीके से कुछ भिक्षु भेजकर और वहाँ से मलबरी प्लांट के बीज और जो है इसके कोकून्स और के कीड़े जो है आदि प्राप्त किए। लेकिन धीरे-धीरे जो है फिर जापान में भी इसका प्रोडक्शन होने लगा और फिर उसके बाद में इटली जो है वो 12वीं से 13वीं शताब्दी में इटली में इसका बहुत उत्पादन होने लगा और फिर धीरे-धीरे इसका उत्पादन बढ़ने लगा और जो है अभी इस समय जापान जो है वो इस उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान जो है वो चौथे उस पर आता है। यानी कि टोटल जो प्रोडक्शन होती है उसमें इंडिया में जो प्रोडक्शन का जो रेटिंग जो है वो 4th नंबर पर है और भारत में जो ये इसका प्रोडक्शन जो है वो सिल्क का जो उत्पादन है वो जम्मू कश्मीर और कर्नाटक, मैसूर इन राज्यों में और तथा गुजरात में भी एक खास तरह का सिल्क जो है वो जिसको पटोला कहते हैं, ये पटोला एक तरह की साड़ी होती है। इसका जो है राजा हर्ष के समय पर इसका उत्पादन बहुत होता था, अभी भी होता है लेकिन उस समय ये शुरू हुआ था और सभी जो सौभाग्यवती जो महिलाएँ हैं वो इसे जो है एक अपना एक बहुत ही जो है अच्छा एक पोज़ीशन मानती हैं। तो ये रही बात इतिहास की, अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की, यानी सिल्क जो है इसका उत्पादन किस तरह से होता है। उत्पादन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेशम का कीड़ा जो है उससे इसका जो है उत्पादन होता है और इसमें जो है
उत्पादन में इसमें रेशम के कीड़े की जो साइकिल है, उसकी बात हम करते हैं, उसका जो जीवन चक्र है, जैसा कि आप ये चित्र में देख सकते हैं कि इस चित्र में कि ये जो कीड़े का जो जीवन चक्र होता है, ये इसको हम 4 भागों में ये 4 फेजेज़ हैं इसके लाइफ़ के। पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा, तीसरा प्यूपा और चौथा कीड़ा। यहाँ पर भी इसमें इस चित्र में आप देख सकते हैं ये एग है। ये अंडे जो हैं जो पूर्ण रूप से वयस्क जो मादा होती है वो वयस्क अपने तीसरे दिन से ही अंडे देना प्रारंभ कर देती है और ये अंडे जो हैं बहुत ही उसपे जो है ख़ास तरह के एक वस्त्र पर और ख़ास तरह के या एक कागज़ के ऊपर ये अंडे प्राप्त किए जाते हैं और इसको प्रकाशित और अच्छी जो है हवादार जगह पर इनको रखा जाता है और उसके बाद में इस अंडे में से 10 से 15 दिन बाद जो है वो लार्वा निकलने लगता है। ये जो सेकंड ये जो फर्स्ट जो स्टेज होती है ये 12 से 15 दिन की होती है अंडे की स्टेज। उसके बाद में सेकंड स्टेज जो है जो फ़ेज़ है वो है लार्वा का। ये लार्वा जो है ये हर अंडे में से 3 मिलीमीटर लंबा लार्वा निकलता है और ये लार्वा जो है इसको शहतूत की पत्तियाँ खिलाई जाती हैं और ये जो है इसका साइज़ 3 से 10 मिलीमीटर हो जाता है और ये शहतूत की इतनी पत्तियाँ खा लेता है कि उसके बाद में ये अपना जो है 30 दिन के बाद में ये पत्तियाँ खाना बंद कर देता है और अपना सिर झकझोरने लगता है। इसका सिर झकझोरना इस बात का द्योतक है कि अब ये तीसरी अवस्था में पहुँच रहा है। इस अवस्था में जब ये पहुँच जाता है प्यूपा जो है, इस अवस्था में है रेशा प्यूपा जो होता है ये अपने इसके मुख के पास में 2 ग्रंथियाँ हैं और इन ग्रंथियों से वो 2 जो है उसकी 2 मुख के पास में जो 2 ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे लार जो है वो टपकने लगती है, लार निकलने लगती है और ये लार में एक लार जो होती है वो प्रोटीन की होती है और एक लार जो है वो प्रोटीन फाइबर की होती है जिसको फाइब्रिन कहते हैं और दूसरी जो है सेरेसिन जो एक प्रकार का गोंद होता है। और ये 2 उसमें से अलग-अलग ग्रंथियों से निकलती है लेकिन दोनों आपस में सट जाती हैं और ये रेशा जो है, ये इस कीड़ा जो है ये अपने चारों तरफ जो प्यूपा है अपने चारों तरफ लपेटने लगता है और इसको अब कोकून कहा जाता है। और यहाँ पर जिन जिन कोकून से जो है रेशम का धागा बनाना होता है, उनको अलग कर लिया जाता है और जिन्हें अगली फसल के लिए सुरक्षित करना होता है, यानी अगली मौथ डेवलपिंग के लिए कि उसमें से अब कीड़ा निकलेंगे, तो उनको अलग कर दिया जाता है और फिर इस प्यूपा में से 10 दिन बाद में जो है ये कीड़ा निकल जाता है और इस तरह से ये सारी जो जीवन चक्र है इसका जो है ये चलता जाता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रेशम के वस्त्र की जो निर्माण प्रक्रिया है उसके बारे में। सबसे पहले जो ये कोकून होते हैं, इन कोकून को जब इकट्ठा करके फिलिएचर रहता है जिसको हम सिल्क की जो मिल्स होती हैं जिनको फिलिएचर मिल्स कहा जाता है, वहाँ पर ये कोकून की छँटाई की जाती है। कोकून की छँटाई जो है बहुत ही प्रशिक्षित और बहुत ही जो ट्रेन्ड व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा की जाती है और इसमें जो है उनके आकार की, इनकी आकृति, इनका रंग इसके अनुसार जो है इसकी छँटाई की जाती है और उससे फिर जो है इससे अलग तरह के क्योंकि वो इतने प्रशिक्षित होते हैं कि जान सकते हैं कि किस तरह का रेशा इस कोकून से निकलेगा। और फिर इसमें से इसकी गोंद को ढीला किया जाता है और गोंद को ढीला करने के लिए इसको साबुन के गर्म पानी में से निकाला जाता है। फिर कम से कम 3 से 8 कोकून एक साथ लेकर और उसके धागे को लेकर उसको जो है लपेटना शुरू किया जाता है। उसके बाद में इसकी गाँठें तैयार की जाती हैं और गाँठें तैयार करने के बाद में इसको नेक्स्ट प्रोसेस में इसमें धागा जो है वो बनाया जाता है और धागा बनने के बाद में इसकी गोंद जो है कि बहुत गोंद की मात्रा अधिक होती है, उसकी गोंद को हटाया जाता है और फिर उसके बाद में इसके जो है कुछ रेशों में जो है इसके वज़न को बढ़ाया जाता है क्योंकि ये सिल्क का जो रेशा होता है, ये इतना प्योर होता है कि इसे हर कोई जो है बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, तो इसको सर्वसाधारण के लिए उपलब्ध कराने के लिए इसमें धातुओं से इसको जो है वजनीकृत किया जाता है। धातु इसके साथ में जो है वो चिपकाए जाते हैं और उससे उसका वज़न बढ़ जाता है और उसकी कॉस्ट
कम आती है। और फिर इसके बाद में इनको रंगा जाता है और रंगने के बाद में जो है वस्त्रों की बुनाई की जाती है। अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं आप ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि ये जो मलबरी सिल्क प्रोडक्शन इसमें क्या प्रोसेस है और किस तरह के लोग इसमें शामिल हैं। यहाँ देखिए ये जो है ये सिल्क रियरर्स हैं, यानी कि जो सिल्क की रियरिंग सिल्क वर्म्स की जो है वो रियरिंग करते हैं। और यहाँ पर दूसरा रोल होता है फार्मर्स का, यानी कि जो किसान हैं। जो सिल्क रियरर्स हैं वो अपनी जो है उनके देखिए ये पहले वो अंडा जो है वो कीड़ा जो है वो अंडा देता है, फिर उसमें से अंडे में से हैचिंग होती है ना? और फिर इसमें जो है ये सिल्क जो वर्म होता है उसको मलबरी के पत्ते खिलाए जाते हैं और फिर जो है इसमें ये जो इसमें से फिर सिल्क जो है वो उनकी निकलती है और फिर ये कोकून बन जाता है और कोकून के बनने के बाद में ये फिर इसकी वापस पेयरिंग होती है, यानी कि नर कीड़ा और मादा कीड़ा की पेयरिंग होती है, फिर ये एग ले करते हैं। इस तरह से ये पूरी स्टेज इनकी जो है ये सिल्क रियर्स में चलती जाती है। और इधर देखिए आप यहाँ पर जैसे ये जो फार्मर्स होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के मलबरी लीव्स जो है वो उगाते हैं, मलबरी प्लांट्स अच्छी क्वालिटी के लेते हैं और फिर उसके बाद में जो है ये इनको पत्तियाँ खिलाई जाती हैं, फिर ये सिल्क वर्म्स इसमें से निकलता है, फिर कोकून का फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद में इसकी रीलिंग और स्पिनिंग जो मैंने आपको बताया, फिर ट्विस्टिंग की जाती है, फिर उसकी गोंद को हटाया जाता है, फिर उसको डाई किया जाता है और सबसे लास्ट में यहाँ पर काम होता है रीलर्स का, जो कि रील करते हैं धागे को। उसके बाद में जो नेक्स्ट काम होता है जो स्पिनिंग में उनको वो जो लोग करते हैं उनको ट्विस्टर्स कहते हैं और फिर सबसे लास्ट में होता है जो कि जो बुनाई करने वाले जो वीवर्स होते हैं बुनकर, ये लास्ट में उनका काम होता है। फिर इसके बाद में हम आते हैं कि ये देखिए ये एक चित्र मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ। इस चित्र में वही बातें हैं जो हमने पहले की, लेकिन फिर भी एक बार ऐसे आपको पूरे स्टेप्स और क्लियर हो जाएँगे। जैसे सबसे पहले कोकून्स को हीट किया जाता है, गरम किया जाता है और उसमें से फाइबर को छुड़ाया जाता है। फिर अनरेवलिंग द कोकून यानी कोकून का जो धागा उसके चारों तरफ लपेटा हुआ होता है उसको खोला जाता है। फिर उसके बाद में जो है इसकी लोडिंग की जाती है। इसको ऑटोमेटिकली अटैच करके जो है एक कंटीन्यूअस स्ट्रिंग में बदला जाता है। फिर इसके बाद में इसकी ट्विस्टिंग की जाती है। जो सिल्क प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो बड़े-बड़े जो इसके धागे स्ट्रिंग्स होते हैं, उनको ट्विस्ट साथ में करते हैं। फिर उसके बाद में ये रोलिंग की जाती है। रोलिंग में सिल्क यार्न जो है, इसको रोलर में से निकाला जाता है, जिससे कि ये सिल्क का फाइबर और ही और अच्छा से समान रूप धारण करता है। और फिर उसके बाद में ये जो है डाइंग की प्रोसेस है जिसमें कि इसको यार्न को या सूत जो धागा है उसको रंगा जाता है और लास्ट में जो अभी मैंने आप जैसे आपको बताया ये उसी का रिपीटिशन है कि इसमें इसको फिर वीविंग की जाती है। उसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें जो है रेशम के जो प्रकार हैं उसकी बात हम करते हैं कि कितने प्रकार की रेशम होती है। 2 इसको हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित होते हैं, उत्पादित करते हैं, उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित। उत्पादित रेशम का मतलब है जो कि जिसको कि हम सेरीकल्चर कहते हैं, जिसमें कि शहतूत की पत्तियाँ जो है वो अच्छी क्वालिटी की शहतूत के पेड़ उगाए जाते हैं, पत्तियों पे कीड़ों को फीड कराया जाता है, यानी कि इसको प्रोफेशनली जो है इस व्यावसायिक तौर पर इस काम को जब किया जाता है, तो उससे जो रेशम प्राप्त होती है, वो उत्पादित रेशम होती है और स्वनिर्मित रेशम का मतलब होता है, जिसको हम वाइल्ड सिल्क कहते हैं, जिसमें कीड़ों को अलग से ऐसे सुरक्षित स्थान पर रखकर पाला नहीं जाता है, वो अपने आप से ही जो है कुछ इस तरह के ओक के पत्ते, बबूल के पत्ते और अरंडी के पेड़ के पत्ते खाकर और जो है अपने मुख से जो सिल्क निकालते हैं, उसको स्वनिर्मित कहते हैं। अब ये उत्पादित जो रेशम होती है इसको हम 2 भागों में बाँटते हैं। एक तो है लपेटा हुआ रेशम, दूसरा है कता हुआ रेशम। जो ऊपर-ऊपर का जो हिस्सा जो खूब लंबा-सा 1000 से लेके 4000 जो है काफ़ी लंबी फीट जो है उसका रेशा एक कोकून में से निकल आता है। तो जो ऊपर का जो रील के की तरह से निकाला हुआ जो धागा होता है, उसको रील्ड सिल्क कहते हैं। ये बहुत अच्छी श्रेणी का होता है, इससे बहुत सुंदर वस्त्र बनते हैं। और जो बाकी का पीछे बचा हुआ जो रेशा होता है, उसको स्पन सिल्क कहते हैं और उसमें सूती वस्त्र को मिलाकर और उसी तरह से तैयार किया जाता है जैसे किसी
सूती वस्त्र को तैयार करते हैं, इसलिए इसको कता हुआ रेशम कहते हैं। और स्वनिर्मित जो है इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, मूंगा रेशम, टसर रेशम और एरी रेशम। मूंगा रेशम जो है ये ओक के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से बनता है, रंग इसका भूरा होता है और आसाम का ये जो रेशा होता है ये मूंगा रेशम कहलाता है। और टसर रेशम जो है ये बिहार का है, बिहार से के लिए इसका भूरा रंग है और इसमें जो कीड़ा है वो ओक और बबूल के जो पेड़ है उसके पत्तों को खाता है। और एरी रेशम जो है ये अरंडी का जो की पत्तियाँ जो होती है, अरंडी के जो पेड़ होते हैं, उस पर ये पलने वाले कीड़े से प्राप्त होता है और ये बंगाल और बिहार दोनों जगह उपलब्ध होता है। उसके बाद में हम आते हैं जो इसके आखिरी जो लास्ट जो टॉपिक है रेशम से रिलेटेड, उसमें ये जो रेशम जो है इसकी विशेषताओं की बात हम करेंगे। भौतिक विशेषताएँ जो हैं क्योंकि ये 2 मुख्य तत्व से बना हुआ है, एक फाइब्रिन होता है जो कि मेन प्रोटीन है और एक सेरेसिन है प्रोटीन और ये जो सेरेसिन है ये दोनों मिलाकर 95% जो है ये इसका इसके संगठन में 95% इनका रोल होता है और 5% जो है वो मोम, वसा और अल्प मात्रा में लवण होते हैं। अनुवीक्षणीय रचना में अगर हम देखें तो ये 2 रेशों से मिलकर बनते हैं, सूखने पर दोनों सट जाते हैं। दोनों रेशे एक साथ ब्रिम कहलाते हैं, एक रेशा जो है वो वेव कहलाता है। और सेरेसिन के कारण इसकी रचना टेढ़ी-मेढ़ी होती है, लेकिन अगर इसकी गोंद को हटाकर देखा जाए तो चिकना, पारदर्शी, चमक और सीधा रेशा जो है वो प्राप्त होता है। जबकि स्वनिर्मित रेशा जो है उसको अनुवीक्षणीय रचना पर देखने पर ये मोटा, खुरदरा और रूक्ष दिखाई देता है। इसकी लंबाई बहुत अच्छी लंबाई होती है, लंबाई में प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा है, 1200 से लेके 4000 फीट तक लंबा ये रेशा होता है। चमक बहुत अच्छी होती है, प्राकृतिक चमक है, गोंद हटाने पर इसका चमकीला रूप और निखर जाता है। मजबूती में सबसे मजबूत रेशा प्राकृतिक रेशों में से माना जाता है और इसीलिए इसका प्रयोग जो है एक ज़माने में जो पैराशूट्स जिसमें कि इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जिसको यूज़ किया जाता है, उन पैराशूट्स के जो धागे तैयार किए जिन रस्सियों का प्रयोग किया जाता था वो रेशम से बनते थे और आजकल उसके लिए सिंथेटिक धागों का प्रयोग किया जाता है और भीगी अवस्था में मजबूती इसकी कुछ कम हो जाती है और प्राचीन समय में इसकी कम हो जाती है। प्रत्यास्थता की बात करें तो ये प्राकृतिक रेशों में दूसरे नंबर पर है, फैलकर बिना टूटे हुए लंबा होता है लेकिन लगातार खींचे रहने पर इसका ये पूर्वाकार ग्रहण नहीं कर पाता है। शिकन प्रतिरोधकता प्रत्यास्थता के कारण इसमें शीघ्र सलवट नहीं पड़ती है, लेकिन जो वजनीकृत रेशम होती है, उसमें उसकी अपेक्षाकृत शुद्ध रेशम जो है, उसमें अधिक शिकन प्रतिरोधकता होती है। सिकुड़ते जो लंबे और सीधे रेशे जो होते हैं, वो कम सिकुड़ते हैं। गीली अवस्था में हल्की सी उनमें सिकुड़न आती है, जो कि इस्त्री करने पर वो शिकन जो है वो दूर हो जाती है। नमी ये जल्दी सोखते हैं, अवशोषकता अच्छी होती है, इनकी शीघ्र नमी मुक्त नहीं होते हैं और पहनने में आरामदायक होते हैं। घर्षण का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, कभी भी आपने सिल्क का कपड़ा जो है वो ब्रश से कभी नहीं रगड़ा होगा, उसको हम हमेशा जो है हल्के हाथ से धोते हैं क्योंकि घर्षण जो है उससे सतह को कड़ा और खुरदरा कर देता है। सूखे ताप का प्रभाव देखें तो ताप सहने की शक्ति ऊन से भी कम होती है, 300 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप पर रेशे नष्ट होने लगते हैं और अधिक गर्मी जो है वो गर्म इस्त्री से जो है वो इसका बदरंग हो जाता है और रेशा निर्बल होता है। धूप और प्रकाश के प्रभाव की बात करें तो हानिकारक प्रभाव पड़ता है, धूप और प्रकाश दोनों का रंग फीका हो जाता है, रेशे निर्बल होते हैं और इसीलिए इन्हें छाया में सुखाया जाता है और रेशमी जो प्योर सिल्क होती है उसको कभी भी पर्दों के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। सफाई और धुलाई इसकी आसान होती है क्योंकि चिकनी सतह है, गंदे कम होते हैं, धूल-कण फिसल जाते हैं, दाग-धब्बे भी बहुत शीघ्रता से छूटते हैं और इसके लिए नरम, मृदु और उदास प्रकृति के साबुन का प्रयोग करना चाहिए और वैसे जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सिल्क होती है, उसके लिए शुष्क धुलाई या जिसको इंग्लिश में ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, ये इसके लिए श्रेष्ठ रहती है। कीड़ों का प्रभाव देखें तो रेशमी वस्त्रों पर फफूंद नहीं लगती है, कीड़े प्रभावित नहीं करते हैं और मिश्रित रेशों से जो बने हुए निर्मित वस्त्र होते हैं, उन्हें कीड़े प्रभावित करते हैं। अब हम लास्ट जो बात है रासायनिक विशेषताओं की बात हम करें, तो अम्ल जो है सभी तरह के अम्ल जो है चाहे वो अकार्बनिक सांद्र अम्ल हो, चाहे तनु
अकार्बनिक दोनों ही क्षति पहुँचाते हैं, लेकिन कार्बनिक जो अम्ल जो है वो हानिकारक प्रभाव नहीं डालता है, इसीलिए इसको अम्लीय रंगों में रंगा जा सकता है। और शक्तिशाली क्षार जो है उसको नष्ट करते हैं, इसलिए कभी भी हम कड़े साबुन से या किसी साबुन की बट्टी से कभी भी सिल्क को आपने धोते हुए नहीं देखा होगा। हमेशा इसके लिए उदासीन साबुन जैसे कि ईज़ी है या जेंटिल है उसका प्रयोग किया जाता है। रंगों का प्रभाव देखने के लिए कि रंगों का के लिए इसकी सादृश्यता उत्तम होती है और इसे दोनों ही अम्लीय और प्रत्यक्ष रंगों से रंगा जा सकता है। विरंजक का प्रभाव इसमें हानिकारक होता है, इसीलिए मृदु विरंजक जो है अगर उसको श्वेत करना हो जैसे फाइबर को और ज़्यादा व्हाइटनेस लानी हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और पसीने का प्रभाव अगर हम देखें तो रेशमी वस्त्रों पर पसीने का विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे रेशे कमज़ोर और रंग फीके हो जाते हैं। तो जो है ये सारी सभी बातें हमने जो है वो सिल्क के बारे में की। इसमें हमने जो है सिल्क के बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ कि ये जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाभदायक होगी। धन्यवाद।